कभी कभी मैं बस बैठकर सोचती हूँ कि जिंदा होना कितना अजीब है। मतलब हम बस बैठे हैं शायद सोफे पर और हमारे अंदर एक पूरी दुनिया चल रही है। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जिसकी मरम्मत 24 घंटे चल रही है। कभी सोचा इस बारे में? ये बहुत ही दिलचस्प ख्याल है, क्योंकि हम अक्सर जिंदा होने का मतलब दौड़ भाग से या बात करने से जोड़ते हैं। हाँ, कुछ करने से। बिल्कुल, लेकिन असली कहानी तो अदृश्य स्तर पर चल रही है। मॉलिक्यूलर लेवल पर। हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड खरबों छोटी छोटी मशीनें काम कर रही हैं, टूट रही हैं और फिर से बन रही हैं। और यही तो असली चुनौती है ना, इस व्यवस्था को बनाए रखना। क्योंकि बाहर की दुनिया, हमारा पर्यावरण, वो तो लगातार इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। तो शरीर को एक नॉन स्टॉप मेंटेनेंस टीम की जरूरत पड़ती है। हर वक्त। सामूहिक रूप से जीवन प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमें जीवित रखने के लिए लगातार काम करती हैं, भले ही हम सो रहे हों या कोई फिल्म देख रहे हो। हाँ, और किसी भी शहर की तरह इस मेंटेनेंस के लिए बिजली मतलब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो आज एक काम करते हैं, क्यों ना हम खाने के एक निवाले की यात्रा पर चलें। अच्छा आइडिया है। देखते हैं कि वो हमारे शरीर में कैसे जाता है, उससे ऊर्जा कैसे निकलती है, वो ऊर्जा शरीर के हर कोने तक कैसे पहुंचती है, और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का कचरा कैसे बाहर निकलता है। बेहतरीन। इस यात्रा में हम जीवन की 4 सबसे जरूरी प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो चलिए इस निवाले के साथ यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोषण यानी न्यूट्रिशन। अब पौधे तो इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। हाँ, वो तो प्रकृति के असली शेफ हैं। है ना? धूप, पानी और हवा से अपना खाना खुद बना लेते हैं। उन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। सही। और हम जैसे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन्हें कहते हैं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स। हमें पौधों या दूसरे जानवरों को खाकर ऊर्जा लेनी पड़ती है। मतलब हम जटिल चीजें खाते हैं। हाँ, और हमारा शरीर उन्हें सरल इस्तेमाल करने लायक टुकड़ों में तोड़ता है। और इस काम के लिए हमारे पास एंजाइम नाम के खास बायोकैटलिस्ट होते हैं। ये सुपरफास्ट कैंची की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही सादृश्य है। अमीबा जैसे एक कोशिका वाले जीव का तो सोचकर ही मजा आता है। उसके पास न मुंह है न पेट। हाँ, वो तो बस अपने शरीर को किसी भी आकार में ढालकर खाने को घेर लेता है और निगल जाता है। एक तरह की लिविंग जेली। हाँ, वो अपने कूटपाद मतलब नकली पैर बनाकर भोजन को पकड़ता है और एक खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल बना लेता है। वो उसका एक अस्थायी पेट है जहां एंजाइम अपना काम करते हैं। लेकिन इंसानों में यह प्रक्रिया कहीं ज्यादा व्यवस्थित है। और असेंबली लाइन है। तो हमारी असेंबली लाइन मुंह से शुरू होती है। जैसे ही हम निवाला मुंह में डालते हैं, दांत उसे पीसना शुरू कर देते हैं और लार ग्रंथियां लार छोड़ती हैं। मुझे लगता था कि लार सिर्फ खाने को गीला करती है, पर नहीं, उसमें तो एक एंजाइम भी होता है, सलाइवरी एमाइलेज। अच्छा। ये स्टार्च को, जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, उसे सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब पाचन की प्रक्रिया पेट में पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। मुंह में ही? मुंह में ही। इसके बाद भोजन नली में मांसपेशियों की एक लहर जैसी हरकत होती है जो खाने को धीरे धीरे नीचे पेट की तरफ धकेलती है। ठीक वैसे ही जैसे ट्यूब से टूथपेस्ट निकालते हैं। क्या बात है, बिल्कुल वही। वाह, इसे क्रमाकुंचक गति कहते हैं ना? क्रमाकुंचक गति। और फिर खाना पहुंचता है पेट में, जो एक एसिड का टैंक है। ये थोड़ा डरावना लगता है कि हमारे अंदर इतना तेज एसिड है। हाँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके 2 काम हैं। एक, खाने के साथ आए बैक्टीरिया को मारना। अच्छा। और दूसरा, एक अम्लीय माहौल बनाना ताकि पेप्सिन नाम का एंजाइम अपना काम शुरू कर सके। ये प्रोटीन को पचाता है। पर ये एसिड पेट को ही क्यों नहीं जला देता? बहुत अच्छा सवाल है। उसका जवाब है श्लेष्मा यानी म्यूकस। पेट की दीवारों पर इसकी एक मोटी परत होती है जो उसे अपने ही एसिड से बचाती है। एक बिल्ट इन सेफ्टी शील्ड। कमाल है। पेट के बाद ये खिचड़ी जैसा खाना कहाँ जाता है? ये जाता है छोटी आंत में, जो सिर्फ नाम की ही छोटी है। असल में ये हमारी आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा है। अच्छा। हाँ, और यहीं पर असली जादू होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पूरा पाचन यहीं खत्म होता है। इसमें 2 सहायक अंग मदद करते हैं, यकृत मतलब लिवर और अग्न्याशय मतलब पैंक्रियास। अच्छा, मैंने सुना है कि लिवर से निकलने वाला पित्रस मतलब बाइल जूस वसा को पचाने में मदद करता है। यहाँ इमल्सीकरण जैसा कोई शब्द आता है, ये क्या चीज़ है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए आप तेल लगे बर्तन को सिर्फ पानी से धोने की कोशिश कर रहे हैं।
मुश्किल है, होगा ही नहीं, है ना? लेकिन जैसे ही आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, तेल की बड़ी बड़ी बूंदें छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती हैं और आसानी से साफ हो जाती हैं। अरे वाह! तो पितरस हमारे खाने में मौजूद फैट के लिए वही काम करता है जो साबुन तेल के लिए करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। बिल्कुल, क्या बेहतरीन सादृश्य है। इसी को इमल्सीकरण कहते हैं। ये वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि अग्न्याशय से आने वाले एंजाइम उस पर आसानी से हमला करके उसे पचा सकें। और बाकी चीजों का क्या? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट? इसी तरह प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में और वसा टूटकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। अब ये इतने छोटे हो गए हैं कि हमारा शरीर इन्हें सोख सकता है। और ये सोखने का काम भी छोटी आंत में ही होता है। मैंने पढ़ा था कि इसकी दीवारों पर उंगलियों जैसी लाखों संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। सही। ये विली सतह के क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। अगर आप छोटी आंत की पूरी सतह को फैला दें तो वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर होगी। क्या बात कर रहे हैं? एक टेनिस कोर्ट? हाँ, यहीं से पचा हुआ भोजन सोखकर खून में चला जाता है और जो कुछ नहीं पचता वो बड़ी आंत में चला जाता है, जहां से पानी सोखकर बाकी कचरे को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हुआ। छोटी आंत ने अपना काम कर दिया और हमारे खून में अब ग्लूकोज तैर रहा है, ऊर्जा का कच्चा माल। बिल्कुल। लेकिन ये कच्चा माल किसी काम का नहीं जब तक हम इसे इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में न बदल दें। और यहीं पर हमारी कहानी का अगला किरदार आता है, श्वसन। एकदम सही। श्वसन की प्रक्रिया में हम असल में भोजन को एक नियंत्रित तरीके से जलाते हैं, मतलब आग की तरह। ये हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, पर यह प्रक्रिया बहुत धीमी और नियंत्रित होती है ताकि सारी ऊर्जा एक साथ गर्मी बनकर बर्बाद ना हो जाए। तो ये प्रक्रिया होती कहाँ है? इसका पहला चरण होता है कोशिका के तरल हिस्से में, साइटोप्लाज्म में। यहाँ 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का अणु 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में टूट जाता है। ठीक है। अब इस पाइरुवेट के सामने 3 रास्ते होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। अच्छा, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तब क्या होगा? जैसे जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं इस पाइरुवेट को लैक्टिक एसिड में बदल देती हैं। ये एक शॉर्टकट है जिससे थोड़ी सी ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। ओह, तो जब जिम में अचानक बहुत ज्यादा वजन उठाने पर अगले दिन जो दर्द होता है, उसका असली गुनहगार यही लैक्टिक एसिड है। आज समझ आया। बिल्कुल, इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ये एक इमरजेंसी सिस्टम जैसा है। और अगर ऑक्सीजन हो तो? सबसे ज्यादा ऊर्जा तब निकलती है जब ऑक्सीजन मौजूद हो। इस प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं और ये होती है कोशिका के पावर हाउस, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस वायवीय श्वसन में पाइरुवेट का क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा कहाँ जाती है? ये ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के अणुओं में जमा हो जाती है। आप एटीपी को कोशिका की रिचार्जेबल बैटरी या ऊर्जा मुद्रा समझ सकती हैं। ऊर्जा मुद्रा? हाँ, जब भी कोशिका को कोई काम करना होता है, वो एक एटीपी खर्च करती है। ये तो समझ आ गया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो आती कहाँ से है? जाहिर है, सांस लेने से। हाँ, मछलियां तो ये काम गिलफड़ों से करती हैं, है ना? सही। पानी में ऑक्सीजन कम होती है तो उन्हें तेजी से सांस लेनी पड़ती है। सही, लेकिन हम इंसानों का सिस्टम हवा के लिए बना है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक से होकर एक नली के जरिए फेफड़ों तक जाती है। और ये नली पिचकती नहीं है? नहीं, क्योंकि इसमें कार्टिलेज के छल्ले होते हैं जो इसे खुला रखते हैं। फेफड़ों के अंदर ये नली और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और आखिर में गुब्बारे जैसी लाखों छोटी छोटी थैलियों में खत्म होती है। इन्हें कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। और इन्हीं गुब्बारों में गैसों की अदला बदली होती है? हाँ, इन कूपिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती हैं और इनके चारों ओर खून की नलियों का घना जाल बिछा होता है। यहीं पर ऑक्सीजन खून में कूद जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में आ जाती है। और खून में ऐसा क्या है जो इस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है? वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन? हाँ, ये हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है। ये एक ऑक्सीजन टैक्सी की तरह है जो फेफड़ों के स्टेशन से ऑक्सीजन को उठाकर शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। कमाल है।
तो अब हमारे खून में पोषक तत्व मतलब ग्लूकोज भी है और ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन भी। लेकिन इस सामान को शरीर के हर कोने में हर कोशिका तक पहुंचाना, ये तो एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा। इसके लिए एक जबरदस्त डिलीवरी नेटवर्क चाहिए। और हमारे पास वो है। बिल्कुल है। हमारा परिवहन तंत्र, जिसके 3 मुख्य हिस्से हैं, हृदय जो कि पंप है, रक्त वाहिकाएं जो सड़कें हैं, और रक्त जो डिलीवरी ट्रक है। हमारा दिल ये तो एक असाधारण पंप है। एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हाँ, और इसके 4 हिस्से या चैम्बर होते हैं। ये विभाजन क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। ये ऑक्सीजन वाले साफ खून को बिना ऑक्सीजन वाले गंदे खून से मिलने से रोकता है। दायां हिस्सा शरीर से आए गंदे खून को फेफड़ों में भेजता है ताकि वो साफ हो सके। और बायां हिस्सा? और बायां हिस्सा फेफड़ों से आए साफ खून को जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। तो इसका मतलब है कि खून का हर एक चक्कर पूरा करने में वो दिल से 2 बार गुजरता है। सही पकड़ा। एक बार फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार शरीर में जाने के लिए। इससे दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहते हैं ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये एक तरह का टर्बोचार्ज सिस्टम है। टर्बोचार्ज्ड कैसे? ये हर कोशिका को लगातार और भरपूर ऑक्सीजन की गारंटी देता है। इसी वजह से हम और पक्षी अपने शरीर को गर्म रख पाते हैं, चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो। अच्छा, तो हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ये इतना जरूरी है? हाँ, ठंडे खून वाले जानवरों में ये सिस्टम नहीं होता, इसलिए उन्हें धूप सेकनी पड़ती है। अब समझ आया। और इस खून को ले जाने वाली सड़कें मतलब रक्त वाहिकाएं, वो भी अलग अलग तरह की होती होंगी? हाँ, 3 तरह की। धमनियां यानी आर्टरीज, वो मोटी और मजबूत सड़कें हैं जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं। चूंकि दिल बहुत दबाव से खून पंप करता है, इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। और जो खून वापस लाती हैं? वो हैं शिराएं या वेन्स। इनमें दबाव कम होता है और इनमें वॉल्व भी होते हैं जो खून को पीछे बहने से रोकने वाले वन वे गेट की तरह काम करते हैं। और तीसरी? वो हैं केशिकाएं, ये मतलब कैपिलरीज। ये सबसे पतली गली मोहल्ले की सड़कें हैं। इनकी दीवारें सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटी होती हैं। यहीं पर असली डिलीवरी होती है। अच्छा। ऑक्सीजन और पोषक तत्व खून से निकलकर कोशिकाओं में जाते हैं और कोशिकाओं का कचरा खून में वापस आ जाता है। और अगर इस डिलीवरी नेटवर्क में कहीं कट लग जाए या लीक हो जाए तो? उसके लिए हमारे पास एक मेंटेनेंस टीम भी है, प्लेटलेट्स। जैसे ही कहीं कट लगता है, ये प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर एक जाल बुन देती हैं और खून का थक्का बना देती हैं, जिससे लीकेज बंद हो जाता है। हो गए, भोजन पच गया, उससे ऊर्जा बन गई और वो ऊर्जा पूरे शरीर में पहुंच भी गई। लेकिन हर बड़ी फैक्ट्री की तरह इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारा कचरा भी बना होगा। हाँ, जहरीले पदार्थ भी। हमारा शरीर इस वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे संभालता है? ये हमारी यात्रा का आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ये शरीर से हानिकारक मेटाबॉलिक कचरे को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। और इस काम के हमारे मुख्य खिलाड़ी हैं वृक्क, मतलब हमारी किडनियां। तो किडनियां हमारे शरीर की फिल्ट्रेशन प्लांट हैं? बिल्कुल। ये खून को छानकर उसमें से यूरिया जैसे नाइट्रोजन वाले जहरीले कचरे को अलग करती हैं। हर किडनी में लगभग 10 लाख छोटी छोटी छन्नियां होती हैं। 10 लाख? हाँ, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन काम कैसे करता है? हर नेफ्रॉन में एक कप जैसी संरचना होती है, जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर खून से पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नमक और यूरिया जैसी लगभग सभी छोटी चीजें छनकर बाहर आ जाती हैं। 1 मिनट, लेकिन इसमें तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसी काम की चीजें भी चली गईं। यही तो असली कारीगरी है। जैसे ही ये छना हुआ तरल नेफ्रॉन की लंबी नली से गुजरता है, शरीर सभी काम की चीजों को वापस सोख लेता है। हाँ, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जरूरी मात्रा में पानी और नमक, इन सब को वापस सोख लेता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप फैले हुए कूड़े में से कीमती और काम की चीजों को वापस उठा लें। और जो पीछे बच जाता है वही मूत्र या यूरिन है। वाह, क्या शानदार रिसाइकलिंग सिस्टम है। पर पौधे अपना कचरा कैसे बाहर निकालते हैं? उनके पास तो किडनियां नहीं होती। पौधे बहुत चालाक होते हैं। वे अपने बहुत से कचरे को अपनी पत्तियों में जमा कर देते हैं, और जब पत्तियां गिरती हैं तो कचरा भी चला जाता है। अच्छा। कुछ कचरे को वे गोंद और रेजिन के रूप में अपने पुराने तनों में जमा कर देते हैं, और अतिरिक्त पानी को तो वे वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन के जरिए भाप बनाकर उड़ा ही देते हैं। तो ये थी एक निवाले की अद्भुत यात्रा। हमने देखा कि कैसे हमारा शरीर उसे तोड़ता है, उससे ऊर्जा निकालता है, उस ऊर्जा को हर कोशिका तक पहुंचाता है और फिर कचरे को बाहर निकाल फेंकता है।
पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। हाँ, ये चारों प्रक्रियाएं एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि एक के बिना दूसरी का कोई मतलब ही नहीं। ये वाकई एक जैविक चमत्कार है। बिल्कुल। और जब हम शरीर की जटिल और खूबसूरत मशीनरी को समझते हैं तो एक और विचार मन में आता है, अंगदान का। हाँ, सोचिए, जब किसी व्यक्ति का कोई एक सिस्टम, मान लीजिए किडनी, काम करना बंद कर देता है तो किसी दूसरे इंसान द्वारा दान किया गया अंग उसे एक नई जिंदगी दे सकता है। सही बात है। यह हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि जीवन का ये तंत्र कितना कीमती और नाजुक है और विज्ञान ने हमें एक दूसरे की मदद करने के कैसे अविश्वसनीय रास्ते दिए हैं। ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा पाठ है।